अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट सर्वाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत ने आते ही बिजली, गैस, पेट्रोल, डॉलर हर चीज़ महंगी करके आवाम को तासर दिया कि हम सख्त फ़ैसले कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने IMF से मुआहदे किए हैं, जिसकी वजह से ये सख्त फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, जिसका सारा खमियाजा आवाम आज तक भुगत रही है। क्या वाकई इमरान खान साहब ने IMF से ऐसे मुआहदे किए थे जिसकी वजह से ये महंगाई का तूफ़ान बर्पा करना पड़ा, जिसकी वजह से बिजली, गैस, पेट्रोल सब की कीमतें आसमानों तक पहुंचानी पड़ी? और क्या अब मौजूदा हुकूमत ने जो IMF से मुआहदा किया है, क्या वो इमरान खान साहब से नरम है या उससे भी ज़्यादा सख्त है? आवाम के लिए आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो खुशी के होंगे या मज़ीद परेशानी का आलम होगा? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारक महमूद मेव साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, टैक्स एडवाइज़र हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उमर इकबाल ख्वाजा साहब आपसे करना चाहूँगा। पहले तो ये बताइएगा कि जो IMF है ये है क्या है और इसके क्या मकसद होते हैं? बेसिकली देखिए जी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो 1940 की दहाई के आखिर में कायम किया गया और उसका मतलब ये इसका मकसद था कि जो जिन ममालिक में कोई माली मामलात में परेशानी हो, जिनकी इकॉनमी डूब रही हो, उसको मदद की जाए और उनको रीस्ट्रक्चर करके दोबारा अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। ममालिक ये गिरते हुए को संभाला देना, सहारा देगा। जी जी। अच्छा, इसके मकासद तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस इदारे को ना अब क्योंकि इस पर गलबा अमेरिका का है तो थोड़ा सियासत की तरफ आ गया। अमेरिका ने अपने अहदाफ के हिसाब से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया और तो जो तबाह हाल मईशतें थीं उनके अंदर अपने किरदार को उसने बढ़ा दिया और अपने मकासद हासिल करने शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ IMF का कोई ऐसा मुतालबा नहीं होता जब तक कि वो बहुत ज़्यादा कोई इकॉनमी तबाह हाल ना होगी हो तो वो लोगों को तभी वो करता रीस्ट्रक्चर, जी जी, लोगों को बताता है कि आपने अपने आप को बचाना किस तरह है। ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है उसके, लेकिन वही बात है कि नज़र तो अच्छा आता है लेकिन पीछे इसके सियासी मकासद भी ज़रूर होते हैं। सियासी मकासद के लिए ज़्यादा अब इस्तेमाल हो रहा है, वो भी उन ममालिक के लिए जिनको अमेरिका अपने ज़ेर साया लाना चाहता है और जिनकी मईशतें कमज़ोर है, इसको एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान अब तक कई दफ़ा IMF के साथ एग्रीमेंट्स कर चुका है और पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम 21वां या 22वां प्रोग्राम है, इसको बेसिकली हम कहते हैं कि 23वां प्रोग्राम अब चलना शुरू हो गया है इसका IMF के साथ। उमर साहब आगे पहले तफसील से चलते हैं। पहले सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा, जो इत्तेहादी हुकूमत ने जितने अब आगे फ़ैसले किए, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें जहाँ तक बढ़ाई गई, सख्त फ़ैसले जो भी किए गए, क्या वो इमरान खान साहब ने ऐसे उनसे जो शराइत IMF से की थी वो वाकई ऐसी थी जिनकी वजह से इत्तेहादी हुकूमत को मजबूरन ये करना पड़ा? ये तासुर बिल्कुल ही गलत है। ये तासुर इंतहाई मुबालगा रही पर मबनी है। ठीक है। अब हमें इसके लिए तनाजुर को देखना पड़ेगा आपको 2022 के जून तक। ठीक है। इसी इत्तेहादी हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे छापा है जाकर अगस्त में 2022 में, जिसमें इसने इमरान खान की हुकूमत की तारीफ़ें कर दी हैं। IMF ने नहीं, इत्तेहादी हुकूमत ने PDM की कि जी 6% ग्रोथ है हमारी। उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11% से बढ़ी है, हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी बड़ी शानदार है, हमने 6150 अरब रुपए के टैक्स के अहदाफ को हासिल कर लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा कर लिए। तो ये तो मुबालगा रही है इनकी। देखिए, इत्तेहादी हुकूमत ये लोगों को बता नहीं पा रही कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद लोगों ने इन पर एतमाद नहीं किया। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 16 बिलियन 17 बिलियन से भी ज़्यादा थे। सरकारी रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल रिजर्व 22-23 बिलियन के थे जब इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पेश हुई अप्रैल के अंदर। जैसे ही उसको गिराया गया तो $6 बिलियन वो पाकिस्तानी जिन्होंने नया पाकिस्तान अकाउंट में पैसे डाले थे, ये आपको यकीन करें 2 दिन में $2.5 बिलियन वहाँ से विड्रॉ हुआ। इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो इन इम्पोर्टेड हुकूमत पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाह रहे। ठीक है। उन्होंने उनके ऊपर शदीद अदम एतमाद का मुजाहरा करते हुए अपने पैसे वापस खींच लिए, जिसकी वजह से आपके इकनॉमिक रिजर्व जो है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, वो लेस देन $10 बिलियन पे। दूसरा सबसे बड़ा असर ये पड़ा जो ओवरसीज़ का जो इमरान खान साहब ने हक दिया था वोट कास्ट करने का,
वो वापस हो गया। नहीं, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन असल जो मैं लोगों को समझ नहीं आ रही, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस हुकूमत पर बिल्कुल एतबार नहीं करते। वो पाकिस्तान की इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वजह उसकी क्या करप्ट वजह समझते हैं। वो अच्छा, समझते हैं करप्शन की वजह से, करप्शन की वजह से वो इन पर एतबार नहीं करते, उनको अपना सरमाया महफूज नहीं लगता इनके होते हुए। वो सिर्फ इमरान खान पर एतबार करते हैं, उनको लगता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो इनकरप्टेबल है। अच्छा उमर साहब, पहले सबसे पहले जो अब मौजूदा हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने IMF से जो पैकेज 1 अरब 17 करोड़ का लिया था, वो अब वो क्या शराइत हैं? फिर वो PTI की तरफ चलते हैं, उनकी क्या शराइत? मैं सर देखिए, अब आपने 1 अरब 17 करोड़ डॉलर लिए, लेकिन आप गौर करें कि जब से वो डॉलर लिए हैं आपको वो डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी की सूरत में नज़र ही नहीं आए। वो कहाँ गया पैसा? वो पैसा तो कुछ अदायगियों में खर्च हो गया। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमने जो डॉलर 200 रुपये से नीचे आना था IMF पैकेज के बाद, वो डॉलर तो अभी तक भी 217, 18, 20 पे है। जी। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो डॉलर का रेट बढ़ना या घटना वो हुकूमत के हाथ में होता है, और उसको तरीके से कंट्रोल इसहाक डार साहब ने किया है। मैं इनकी इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये तो अगर कोई अच्छा काम करेगा हम उसकी भी तारीफ़ करेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि जितनी इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी इस $1 बिलियन को लेने के लिए की, उसके नतीजे में पाकिस्तान को कई $बिलियन का नुकसान हो गया। यानी कि जो हमारा, देखिए, जो इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, वो परसेप्शन पे चलती हैं, ये एक्चुअलिटी पर नहीं चलती। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि अपना तासुर मजबूत रखना है, अच्छा दिखाना है कि मजबूत। अगर आप खुद ही कह देंगे कि हम बैंक करप्ट हो रहे हैं, हमारी तबाही होगी है, ये हो गया, तो वो सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी और वो अपने पैसे खींचना शुरू कर देगी। ये इनको करना पड़ा, ये इनकी वजह से, इनके शोर मचाने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान। इसका वैसे IMF का और पाकिस्तान का तारीखी पस मंज़र जो हम देखते हैं, आज तक जितने मुआहदे हुए हैं, तो आज तक उसमें जो वापसी भी हुई है इस मुआहदे में, जिस पैकेज मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एक बड़ा समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने अब तक 24 दफ़ा IMF के पास गया है, लेकिन जो बेल आउट प्रोग्राम है वो तकरीबन 13 है। ये दिस इज़ द 13th बेल आउट। बेल आउट तब लिया जाता है जब किसी की इकोनॉमी को शदीद ख़तरात हो, तो हम उसको कहते हैं बेल आउट करवाएं। SOS सिग्नल देते हैं कि हमें बचाओ वरना हम डूब जाएंगे। तो जब 2019 में इमरान खान की हुकूमत आई तो उसने 13th ये बेल आउट प्रोग्राम लिया। उसके अंदर इमरान खान साहब ने भी उनकी काफ़ी शराइत के ऊपर अमल करना था और किया भी, ठीक है। लेकिन जब ये इन्होंने उसी बेल आउट प्रोग्राम के अंदर एक्सटेंडेड प्रोग्राम लिया है, इन्होंने कोई नया प्रोग्राम नहीं लिया। इन्होंने कोशिश की है कि उसका हुजम बढ़ा दिया जाए और उसको एक्सटेंडेड प्रोग्राम। तो आखिर किस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लेनी थी IMF से। हाँ जी, ये वही किस्त है जो 6वां या 7वां उसका रिव्यू पेंडिंग था, जिसके बाद मिलनी थी, जो उनकी सर्टन वजूहात की बुनियाद पर नहीं मिली। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इमरान खान ने 150 रुपये का लीटर पेट्रोल किया तो IMF ने इतराज़ किया था। जी। तब शौकत तरीन साहब ने बताया कि आपने हमारा हदफ मुकर्रर किया था 5,850 829 अरब, उसकी जगह 150 अरब इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके अंदर जो 300 अरब रुपया फालतू इकट्ठा हो रहा है उसको हम इस सब्सिडी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और IMF मुतमिन था, लेकिन इन लोगों ने बजाय इस चीज़ को हाईलाइट करने के इतना अवाम को बताया नहीं। हाँ, वो नहीं बताया कि जो अवाम को वो सब्सिडी दे रहा था 150 की सूरत में, वो फुली फंडेड थी। जी। हमारा ये वहाँ पर मसला होना चाहिए कि हमारी अनफंडेड सब्सिडी नहीं दे सकते। जब आप फंडेड सब्सिडी दे रहे हैं तो आपको IMF को कभी इतराज़ नहीं। जब मैं मौजूदा हुकूमत का जो मुआहदा हुआ है और किन शराइत पर, उस पर आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं तारिक महमूद साहब से पूछना चाहूँगा हजूर, जो IMF का हम पैकेज लेते हैं, इसका हमारे इकॉनमी में, जो मुल्क की इकॉनमी है, इस पर क्या असरात होते हैं? जैसा कि आपका सवाल है कि जी जो है ना पैकेज जो हम IMF से लेते हैं उसके ऊपर इकॉनमी के ऊपर कैसा होता है, उसका इम्पेक्ट होता है। अंडरस्टूड बात है कि जो भी एक आपको कर्ज देगा, लोन देगा किसी भी हवाले से, उसकी टर्म एंड कंडीशन उसको अपने मुताबिक वो मनवाने की कोशिश करता है। और यही बात देखें, रिसेंटली आपने देखा कि IMF की जो कंडीशंस हैं कि जिसके ऊपर जो टैक्स का लेवी का जो है सुपर टैक्स लगाया जाए, दूसरा सुपर टैक्स लगाया जाए, बिजली के जो आपका है जो पर यूनिट है उस पर 50 रुपीज़ तक इन्होंने वो लेवी टैक्स लेके जाना है। और जिसकी वजह से आपने देखा है कि जो 508 सेक्टर के ऊपर जो है ना एक सब्सिडाइज जो रेट चल रहे थे एनर्जी के हवाले से, वो इन्होंने वापस किए, उसको रिवर्ट किया जीरो रेटेड सेक्टर, जीरो सेक्टर पे। अब चूंकि
इन्होंने लास्ट सैटरडे को पूरे जो है ना जितने भी 5 सेक्टर थे, जितनी भी हमारी एसोसिएशन थी, एप्टमा ने, दूसरे जो है ना पेगमा ने, या दूसरे जितने भी हमारी चल रही थी एसोसिएशन, उन्होंने एक स्ट्राइक कॉल दे दी। और उसमें आप अंदाज़ा करेंगे 1600 यूनिट बंद होने के खदशात पैदा हो गए। क्यों? कि पहले ही जो है ना इकॉनमी जो है ना एक ऐसे जो है ना दोराहे पे खड़ी है कि जो है ना ऐसे इकदाम लिए नहीं जा सकते। उन्होंने खैर इसको वापस किया, और अब जो इन्होंने वो सब्सिडाइज रेट जो किया है वो 19.89 जो है ना इस साल के लिए मख्तस कर दिया है। ये क्या था? ये अंडरस्टूड बात है कि ये IMF की जो है ना पॉलिसीज़ में था, उसकी शराइत में से था। और उसका जब अल्टीमेटली जब भी एनर्जी के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम के रेट बढ़ेंगे, तो अंडरस्टूड बात है कि उसका डायरेक्टली जो है ना इफेक्ट जाएगा वो आपके अकाउंट पे भी जाएगा। ठीक। अच्छा, जितनी भी अब इस बजट में जो आवाम को रिलीफ दिया जाता है, 1516 अरब का जो रिलीफ दिया जाता था आवाम को, वो 808 अरब रह गया, यानी कि बाकी उन्होंने वो सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी आवाम की। ये भी IMF के कहने पे की। देखें क्या मकसद क्या है? देखें, ये बात है का एग्जाम्शन इन्होंने ख़त्म की, ठीक है। मकसद IMF रिफॉर्म्स की बात करता है, इस्लाहात की बात करता है। वो कहता है कि यार यहाँ पे जो आपके जो ना ग्रे एरियाज़ हैं उनको किसी भी तरह से ओवरकम करके यहाँ से आपकी कलेक्शन, टैक्स की कलेक्शन होनी है, तो वो आप लेके चलेंगे तो ज़ाहिर बात है कि हम आपको फर्दर जो आपके जो हमारे प्रोग्राम हैं उनको कंटिन्यू कर पाएंगे। यही वजह जिससे उमर साहब ने बात की है कि जो इमरान खान के दौर में उन्होंने कहा जी ये तो ऑलरेडी सेटल्ड था, जो ना IMF का जो प्रोग्राम थे वो तो ऑलरेडी सेटल्ड थे, और उन्हीं की वजह से ये जो है ना आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, तो ये रीज़न नहीं थी। जबकि इसकी टर्म एंड कंडीशन में बेशुमार दफ़ा ये बात कही गई, मिफ्ता साहब ने बात की कि जनाब हमारे जो है ना अनकरीब हमारा जो प्रोग्राम है वो IMF के साथ सेटल होने जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका क्या मकसद था? यानी कि ये तो जो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उसने जब टेक ओवर किया उसके साथ जो भी इनके जो शराइत थे, टर्म एंड कंडीशन थी, उन्होंने उनके साथ मतलब उसको मशरूत किया। और अंडरस्टूड है कि जब एग्जाम्शन आपकी बढ़ेंगी, ख़त्म होंगी, जब आपके पेट्रोलियम की जो प्राइसेस बढ़ेंगी, आपके बिजली के जो एनर्जी की जो प्राइस बढ़ेंगी, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा? इकॉनमी के ऊपर जाएगा। सर जी, आपकी जो परचेजिंग पावर है किसी भी हवाले से, पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़नी है, आपके जो एक्सपोर्ट जो आपके जो है ना वो सर जी इससे इफेक्ट होगी किसी भी सूरत में। जैसे मौजूदा हालात में अब नॉन प्रॉफिट जो फाउंडेशन है, वो एफएलआई इदारे हैं, उन पे एग्जाम्पशन लेना अब बहुत मुश्किल बना दिया गया। ये सब उसी की शराइत की वजह से। अंडरस्टूड बात है कि सर जी जो है ना उसका शराइत क्या है? यही शराइत है ना जी कि आपका जो टैक्स की कलेक्शन है, अभी भी जो है ना IMF का था कि जो है ना आप ये जो आपका जो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें यही इनके थे कि खदशा कि शायद आप ये पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने, FBR ने 27 बिलियन जो है ना एक्सेस जो है ना कलेक्शन कर ली, जो कि लास्ट ईयर के जो फर्स्ट क्वार्टर से 17% एक्सेस थी। अब तो इन्होंने जो अदब पूरा किया है वो तो NTR और FTR की वजह से पिछले साल जो था, अब वो जब इन्होंने मिनिमम और उसमें फाइनल रिजीम में गए, उसकी वजह से ये हदफ पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो पिछले साल उसी इनकम पे जो 0 टैक्स दे रहा था, इस दफ़ा वो 50,000 दे रहा है, तो उसकी वजह से हदफ पूरे हो रहे हैं। देखें, एक तो ये था, दूसरा ये था कि सितंबर के अंदर नॉर्मली जो है ना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि उनके अंदर, मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक जो है ना उनके अंदर आपको रेवेन्यू अच्छा, सेल टैक्स इस दफ़ा 40% कम इकट्ठा हुआ है। हाँ ठीक है। तारक साहब, इसकी क्या वजह है? देखें, जो इकट्ठे कम होने की ये क्योंकि बात बहुत बड़ी खबर है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में सेल टैक्स 40% कम इकट्ठा हुआ है, इसका मतलब है गड़बड़ तो है ना? सर देखिए, इसके मैं बताता हूँ कि हमने इंपोर्ट्स के ऊपर तो सर जी हमारी सबसे ज़्यादा कलेक्शन कहाँ से होती है? कस्टम ड्यूटी हो, सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, सर जी वो आपके इंपोर्ट स्टेज पे होती है। ठीक है। इनके देखें कि अब जाके इन्होंने 1-1.5 माह पहले तो जो अभी भी वो पार्शली इन्होंने जो है उनके ऊपर ड्यूटीज़ जो हमारी इंपोर्ट हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी जो उठाई हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, जो उससे पहले जुलाई अगस्त में तो आपकी कहाँ पे इंपोर्ट ही कहाँ पे हो रही है, जब जिसका आप देखें ना टोयोटा फॉर द फर्स्ट टाइम, वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब खुद मान के गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने जिन पे इंपोर्ट रोकी थी वो चीज़ें पहले से ज़्यादा मार्केट में पड़ी हैं, इसमें स्मगलिंग हम रोक नहीं सकते, ये फिर उनके पास रोक नहीं है। अब सर देखें कि टोयोटा एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है, और पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान में उसने प्रोडक्शन स्टार्ट की है ना, फर्स्ट टाइम
उनकी हिस्ट्री में उसकी प्रोडक्शन जो है ना, मतलब अभी भी एक मंथ के अंदर 15 to 17 डेज में वो चल रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसके तमाम के तमाम पार्ट्स यहाँ पे तो असेंबलिंग होनी है ना जी, वो तमाम के तमाम पार्ट बाहर से आएंगे। जब आपके जो ना LCs ही मैच्योर नहीं होंगी, आपके स्टेट बैंक उसको परमिशन नहीं करेंगे, आपके दूसरे जो है ना आपके कमर्शियल जो दूसरे बैंक्स हैं वो आपकी LCs को देंगे ही नहीं, आके परमिशन नहीं देंगे, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि सर जी आप अपने जो है ना जो आपका सप्लायर है उसको पेमेंट कर पाएंगे सर जी? तो आपकी अल्टीमेटली अंडरस्टूड बात है कि वो सर जी कम कलेक्शन होगी, कम कलेक्शन होगी। सही कह रहे हैं आप। अच्छा उमर इकबाल खान साहब, ब्रेक आने से पहले जो हमारा अब मौजूदा हुकूमत का जो माहदा हुआ है उसकी क्या शराइत हैं, क्या कंडीशन है, टर्म और कंडीशन क्या है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो माहदा किया था जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े, वो क्या थी? ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, 2019 से 22 तक जो माहदा इमरान खान साहब ने किया उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, जी जी और उसके बाद ये देखते कि अब इस मौजूदा हुकूमत के माहदे के साथ क्या नताइज निकल। बिल्कुल सही है, ठीक है सर। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 2020 और 21, जिसको हम 1 जुलाई 2020 से 30/6/21 कहते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अनोखा काम हुआ। वो क्या? पाकिस्तान की रुपए की कदर 8% बढ़ी थी। 8% पाकिस्तानी रुपया बढ़ा था। जो पाकिस्तानी रुपया 1/7/2021 को 170 पैसे भी ऊपर था, वो 1/7/20 को, और वो 30/6/21 को 157 और 58 रुपये पर $1 मिल रहा था, यानी कि 8% रुपया बेहतर हुआ था। उसके बाद आपने जब कोविड का साल था ये, उसमें फिर भी आपकी ग्रोथ रेट 4% से ऊपर चला गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी, एक्सपोर्ट बेहतर थी। और जुलाई था अप्रैल 21 का एक ऐसा पीरियड आया जब 17 साल के बाद पाकिस्तान ने $1 बिलियन का ट्रेड सरप्लस, आपने एक फॉरेन एक्सचेंज का सरप्लस आपके करंट अकाउंट में आया। तो ये एक अजीब, 17 साल बाद पहली दफा करंट अकाउंट सारा हमारा पॉजिटिव में रहा, सिफर के बजाय पॉजिटिव में रहा, और तकरीबन $1 बिलियन का तब हमें पॉजिटिव इफेक्ट है। उसकी वजह से हमारा रुपया भी तगड़ा हुआ और 157-58 के ऊपर माली साल 2021 क्लोज हुआ। ठीक है। उसके बाद आया 2022 के अंदर 6% की ग्रोथ आ चुकी है। जीडीपी की 6% ग्रोथ आई, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो भी 20 साल के बाद, उससे पहले शायद कोई आया हो, लेकिन पिछले 20 साल में 6% ग्रोथ वाला कोई साल नहीं आया। ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक बात जो समझने की है वो ये है कि जब हमारी इकोनॉमी, इसको मैं कहता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी के 2 मसाइल हैं। हम इकोनॉमी जब 4.5% से ऊपर बढ़ाते हैं ना पाकिस्तान में, तो उसके नतीजे में इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स भी शुरू हो जाती है, गुड्स की इंपोर्ट भी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जो पिछला साल हमने क्लोज किया वो $80 बिलियन की इंपोर्ट्स की, $80 बिलियन की 30/6/22 वाले माली साल में हमने इंपोर्ट्स की। और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज की बकेट थी वो फॉरेन रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट मिला के $63 बिलियन की थी। $63 बिलियन की हमारे पास बकेट थी। हमने $80 बिलियन था, नेट खसारा $17 बिलियन का रहा। एक्सपोर्ट हमारी 63 बिलियन की हुई। एक्सपोर्ट प्लस फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तान में भिजवाते, उसकी वजह से फिर हमारा रुपया दबाव का शिकार हो गया, और इस साल में हमारे रुपये में 15% की कमी हुई। ठीक है। अब गुजारिश ये है कि तब तक हालात फिर भी बहुत काबू में थे और चीज़ें मामलात चल रहे थे। पाकिस्तानी रुपया 180 और 82 के दरमियान रहा, 178 के दरमियान रहा डॉलर के मुकाबले। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो इमरान खान का ये देखिए, IMF ने तब भी मुआहदा किया, उसकी शराइत की थी कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये लीटर लगाएंगे, आप स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देंगे, आप FBR के रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, जिसके लिए इमरान खान ने एक बहुत अच्छा स्कीम लाया था जिसको हम POS इंटीग्रेशन कहते हैं। उसकी वजह से फॉर द टाइम हमें सेल्स टैक्स में हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नजर आई, जिसके आपके रेवेन्यूज पूरे हो गए। उसके सेकंड फेज में उन्होंने इसको बढ़ाना था और रिटेल सेक्टर तक लेके आना था, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही एक यू टर्न लिया और POS इंटीग्रेशन की बजाय ताजरों को एक फिक्स्ड स्कीम देने की, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ताजर दो स्कीम थी इस हुकूमत की, वो वापस करनी पड़ी। लेकिन ताजरों को वो भी ये समझने वाली बात है कि IMF के क्लचेस में हम फंसे क्यों रहेंगे जी।
हमारे ताजर्स रिटेल सेक्टर हमारी इकोनॉमी का 18% है और उसके अंदर टैक्स कलेक्शन 1% होती है। अब ये ताजर जब तक हमारा साथ नहीं देंगे, हमारा मुल्क हर साल IMF के पास ही भीख मांगने जाएगा। और जब तक ये भी 18% टैक्स नहीं देंगे, इनको भी अपने हिस्सा बकदरे जुस्सा देना पड़ेगा, तो तब ही इस मुल्क में तरक्की मुमकिन है। ये नहीं हो सकता ये जो हम चाह रहे हैं ना। आप देखिए IMF की शराइत यही है कि अपने आप को डिसिप्लिन करें। आप अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं ला रहे। हम हर साल वो जो बजट बनाते हैं पीते हैं कर्ज की में और रहते हैं मस्त कब लाएंगे हमारी रंग हमारी फाका मस्तियाँ। ये नहीं हो सकता। ये जब तक आप इस कर्ज की लानत से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने रिमिटेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा और अपने टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शन को 10,000 अरब रुपए करना पड़ेगा। ये दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। अब आ जाते हैं कि जी इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आकर जो मुआहदे किए, 2 एक्सटेंडेड प्रोग्राम लिया जो IMF, इन्होंने क्या मुआहदा किया जी? इमरान खान ने 30 रुपये PDL माना था, ये वहाँ पर 70 रुपये मान के आए हैं। 30 के बजाय 70 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इन्होंने कहा पर लीटर हम लगाएंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम के ऊपर 10.5% सेल्स टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब ये तो 100 रुपये लीटर के करीब बन जाएगा। ये आवाम के ऊपर बोझ आना है। देखिए सख्त फैसले हम सुनते आ रहे हैं। सख्त फैसले सारे वो हैं, मसलन बिजली का यूनिट, मैं कहता हूँ इतनी मुनाफकत है हमारे में। जब ये खुद वज़ीर ये ख़जाना हमारे जब अपोजिशन में थे, जो चले गए हैं, तो ये कहते थे जी मैं आऊँगा बिजली की कंजम्पशन बढ़ाऊँगा और उसका रेट कम कर दूँगा। जब ये आते गए कंजम्पशन पीक पर चली गई। इमरान खान के दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तेज़ी से कि वो पीक पर चली गई। इन्होंने पीक पर जाकर उसका रेट बिजली का डबल कर दिया और लोड शेडिंग तो खैर कर रही है, लेकिन आपने लोगों को आप 60 रुपये का यूनिट टैक्सेस डालकर दे रहे हैं। 60 रुपये का यूनिट। पाकिस्तान की आवाम 60 रुपये का यूनिट नहीं खरीद सकती। अगर आप डॉलर टर्म से समझे, आप 25 सेंट का एक यूनिट दे रहे हैं, जो बहुत सारे दुनिया में नहीं है। दुनिया में शायद 10-11 से इसके नतीजे हद से ज़्यादा 12-13 पे। इसके नतीजे में क्या हुआ? आपने एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स का जो एक आपका मुआहदा था 9 सेंट का, वो ख़त्म कर दिया। उस साथ ही क्या हुआ? एप्टमा में ना कि सारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। वो कहते हैं हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते इन रेटों के ऊपर बिजली खरीद कर। आपने ना पाकिस्तान की बेसिक मसलों को समझा, ना इनको पता ही नहीं है पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। इतना तो पता था ना, पैसा लेना है IMF से, पैकेज लेना, ये तो पता है ना सब। वही मैं कह रहा हूँ, वो पैसा जाता भी कहीं, उसका भी कोई पता नहीं चलता। $1 बिलियन आया तो अभी तक समझ ही नहीं आई कि वो उस दिन हमारा $8.94 बिलियन था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज भी वो 9-9.25 के ऊपर फिर रहा है। वो $1 बिलियन आते ही चटनी हो गया, हमें तो उसका पता ही नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये कि, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, हमने अपने आप को फाइनेंशियली डिसिप्लिन करना है तो हमारी जान छूटनी है। ये PDM की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, ये अवाम को भी समझना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम लोग ये कर्ज ले लेकर गुजारा करें, ये नहीं हो सकता। दूसरा, पिलफरेज बंद करें। पाकिस्तान की अवाम के पास भी पैसा नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास पैसा नहीं है, तो पाकिस्तान का पैसा गया कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान का पैसा फॉरेन अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, जो नाजायज़ तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके, चोरी चकारी करके पाकिस्तान से कम से कम वो तो कोई मानते 200 बिलियन। सर उमर साहब ना हमारी अदालतें को साबित कर पाई हैं, ना इमरान खान साहब का नारा था, ना वो पूरा कर पाए। यही तो आपको कह रहा हूँ कि एक फ्लैट्स है जिसमें एक खानदान रहता है, फिर वो कहता है उसके है ही नहीं है, और अदालतें भी कहते हैं ठीक है नहीं है कोई सबूत है, लेकिन वो रहे उन्हीं फ्लैटों में। जो पैसा बाहर से लिया जाता है, कर्ज लिया जाता है, वो फिर बाहर ही रह जाता है। यही तो पैसा यहाँ इस्तेमाल हो जाता है ना। इसको नहीं जब तक रोकेंगे आप, पाकिस्तान की पिलफरेज बंद करनी पड़ेगी आपको, और अपने ये जो है ना, आपको खुद निसारी पर आना पड़ेगा। सख्त फैसले और है। सख्त फैसले ये होने चाहिए थे कि ये इंपोर्ट को राशनलाइज करते, और ये जो लोकल भी हम यूजेज है ना मेरा बिजली का, इसको भी आवाम को ऑस्टेरिटी मेजर्स पे उमर साहब बात मुकम्मल करनी है। आप जिस तरह बता रहे हैं, लेवी इन्होंने 30 से PTI की 30 थी, इन्होंने 70 कर दी। और कौन कौन सी शराइत हैं? सर बहुत सारी शराइत नहीं मानी, जैसे तनख्वाहदार तबके पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। 6 लाख पे पहले टैक्स नहीं था, अब वो सर ये भी गिमिक है। 6 लाख की बात नहीं है। आपने इस तरह चेंज किया कि पहले से 10 स्लैब थे जी, उसमें जाकर जो हायर स्लैब था वो 10वां था, इन्होंने 6 कर दिए स्लैब। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो लोग कम कमाई कर रहे हैं उनको टैक्स अब ज्यादा लग रहा है। ठीक है। ये IMF के मुतालबे पर इन्होंने जो स्लैब्स चेंज किए हैं ना, वो मेरी समझ से बाहर है कि आपने उस अवाम को, उस तबके को भी हिट कर दिया है जो गैर ज़रूरी था।
गरीब यानी कि मिडिल क्लास को और भी सबसे आपने- ज्यादा महंगाई का असरात उन पे होते हैं सबसे जो ज्यादा तनख्वाह लेता है, महंगाई तनख्वाह जो का बजट सबसे ज्यादा महंगाई का असर वो मिडिल क्लास पे होता है जो जो तनख्वाहदार खास रेंज के में खाली तनख्वाहदार नहीं जी। है, उसमें छोटा ताजर भी है, उसमें प्रोफेशनल लोग भी हैं, खाली ताजर नहीं है ठीक वो है। हमारी। अच्छा ये आप इंटरेस्ट, वो मिडिल क्लास हमारी आबादी का 60% है, ये याद रखिएगा। 60% 60% लोगों को आपने मुतासिर कर दिया। 35% तो वो है जो इंतहाई पुअर है, ठीक उस है। बेचारे का तो पहले ही कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक उसका महंगाई का वो पहले भी कुछ खरीदने जोगा नहीं था, उसका आपने और बुरा हाल कर दिया। तो जो 60% जो फिर भी जिंदगी गुजार रहा था और मुनासिब गुजार रहा था, आपने वो उसमें से भी 35% में शामिल करना वो उनको। उसको भी नीचे ले गए, वो भी चला गया नीचे वो पूरे क्लास 35% का। में बिल्कुल वो आ आपकी गया। बात ठीक है कि ये भी एक कोशिश है कि वो भी 35% ही चला जाए। असल जो मसला है ये आपको मिडिल क्लास को 80% करना है ताकि इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली आ सके, लेकिन साथ में आपने अवाम को भी बचाना है। उमर साहब, बार बार 6 माह से अवाम के कान भी पक चुके हैं, हम भी सुन सुन के थक चुके हैं। सख्त फैसले इमरान खान की वजह से हो रहे थे। ये वो मैं वही तो बार बार आईएमएफ का आज जो हमारे ये नाज़रीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो फोटो चल रही है आईएमएफ के पैकेजेस की, पीटीआई का पैकेज जो मुआहदा था वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जो इत्तेहादी हुकूमत ने किया है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसी हवाले से उमर साहब से मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें आईएमएफ का पैकेज वो पीटीआई ने सख्त किया था कि या इत्तेहादी हुकूमत ने आपको मरवाया है या इमरान खान ने आपको मरवाया है। जी उमर साहब। सर देखिए, आज रोटी आपकी 18 से 20 रुपए की मिल रही है। अब रोटी तो आईएमएफ ने नहीं महंगी की ना, जी बिल्कुल। अब आप उसको भी जब शहबाज साहब आए इन्होंने कहा जी मैं कपड़े बेच दूंगा, रोटी को आटे को सस्ता करूंगा, आज वो नजर ही नहीं, इस बात कपड़े पे बात ही खरीदने नहीं वाला करते। कोई नहीं है। वो सर ये जो कपड़े रिश्वत के गंध से बदबूदार है ना, कोई नहीं खरीदता, याद रखिएगा। लेकिन असल जो बात है ना, आपने अवाम को रिलीफ देना है। आवाम को आप अभी मैं आज आपको बता दूं, आवाम को अगले 3 महीने भी शदीद आपको सख्ती के गुजारने पड़ेंगे। आपके पास गैस नहीं है, आप गैस की लोड शेडिंग करेंगे, आपके पास आटे की किल्लत का सामना अब है, गैस की शुरू होने वाली है, उसके बाद आटे की शुरू होगी। आटे की किल्लत कर देंगे। ये सारे वो तरीके जो माफियाज करते हैं एक मुल्क को तबाह करने के लिए और अपनी दौलत। ये भी इमरान खान किए थे जो आज अब होने वाले जो होने वाला आगे, ये भी इमरान खान कर दिया। यही मैं कह रहा, कब तक उसको रोएंगे? अपना भी तो कुछ, अब अपनी ये जो हम सुनते अच्छा, थे ये तो तजर्बाकार तरीन टीम है इनके पास, और वो स्पीड पता नहीं पंजाब की 240 की है, वो अब काम ही नहीं कर रही स्पीड। और यकीन करें, हैरानगी मुझे ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान में कम और बनाने में आज फिर चले गए। मकसद क्या है, एक मुल्क के अंदर इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है ना, आपका वज़ीर ख़ारजा तो 200 दिन 300 दिन बाहर रहता है, वज़ीर आज़म भी अब मुझे लग रहा है 150-200 दिन साल के बाहर रहा करेगा। भाई इस तरह थोड़ी पाकिस्तान चलेगा। आपका वज़ीर ख़जाना चला गया IMF से मुज़ाकरात करने, वज़ीर आज़म साहब चले गए हैं एशियन समिट के ऊपर, और पाकिस्तान में आवाम के लिए सख्त फैसले हैं। अब तो पैसा तो बाहर बंदा ले जा नहीं सकता यहाँ से, तो वो डॉलर तो लेके पैकेज वहाँ का वही रखा जा सकता है। जैसा हमारे कागज़ों में होता है, गंदम इंपोर्ट हुई है, वो कहाँ बिकी है, उसके बिक भी गई है, उसके पैसे भी आ गए हैं, दे भी दिए गए हैं, लेकिन गंदम वहीं पड़ी होती है। असल बात क्या है, आपने पाकिस्तान को पहले सोचना है। अगर आप, मेरी प्रायोरिटी आज पाकिस्तान है तो मैं रशिया से गंदम भी खरीदूंगा, रशिया से तेल भी खरीदूंगा। इस वक्त दुनिया के 17 ममालिक हैं जो रशिया से 30% नीचे, 40% नीचे तक तेल और गंदम खरीद रहे हैं। ओ भाई, हमने अमेरिका की कितनी गुलामी करनी है? ये सख्त फैसले हैं। ये बजाय इसके अवाम को मारने के 40% नीचे गंदम और तेल खरीदते, 150 रुपये लीटर में बेचते। मकसद जो हमने डिस्कस किया है ये IMF का वजह से नहीं है, नहीं, ये सारी अपनी दिली ख्वाहिश है, ये सिर्फ अवाम से अपना वबाल निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, ये शायद अपनी ख्वाहिशात हैं, IMF की नहीं है। अच्छा तारक साहब ये बताइएगा, IMF से पैकेज जब लिया जाता है तो वो IMF तो ऐसी कोई शराइत नहीं लगाता जिसकी वजह से ताजिर बरादरी मर जाए या टैक्स वहाँ से ना आए, तो उसके बावजूद हमारे ताजिर बरादरी संतकार क्यों परेशान रहते हैं, फिर नाला क्यों रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे फ्लड जो मतलब कि इफेक्टिव्स है ना जी, मैं ये समझता हूँ कि आपका 50% या 60% पूरे पाकिस्तान से जो
आपका जो रकबा है सर जी उस पे जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रहा है। और जितनी एड पाकिस्तान को मिली है इसके मद में मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर वे में डिलीवर हो जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ना वो अपने पाँव पे वो दोबारा वो लोग जो फ्लड इफेक्टेड थे वो खड़े हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके सामने बलूचिस्तान की मिसाल देख लें या सिंध की मिसाल देख लें। तो मैं एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से ये भी बात रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है या जो है ना हुकूमत वाला से कि एटलीस्ट जो लोग वहाँ पे मर रहे हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनकी क्रॉप्स तबाह हो गई हैं। आपने उमर साहब ने गंदम की बात की यहाँ पे, तो कपास की हमने बात की। देखें कि जो वहाँ पे क्रॉप हैं सजी वो बिल्कुल इस वक्त 2 क्रॉप तो ले ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे जो नियरेस्ट इलाके हैं, जैसा आप जनूबी पंजाब की हम बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, इसमें जो फ्लड की वजह से जो 2-3 फीट जो रेत की जो है ना लेयर हो गई है ना, उससे सजी ये आता है कि हो सकता है 2-3 साल हमें लग जाएं वहाँ पे अच्छे क्रॉप के जो है ना काश्त लेने के लिए, करने के लिए। तो दूसरे अपने बाजे से सवाल किया है कि अंडरस्टूड बात है कि सर जो है ना किसी भी हवाले से जैसे पॉलिसीज़ की हम बात करें, ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज़ में भी जो है ना मतलब एक बिगाड़ होता है, हमारी पॉलिसीज़ गलत होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना अब इसी की बात देख लें कि जिस तरह भी ये गलत पॉलिसी थी ना जी कि जी आपको जो है ना जो आपका जो सब्सिडाइज रेट थे उनको बढ़ा दिया जाए, ये गलत पॉलिसी थी ना जी। अब जब ताजर बरादरी ने इस पर चीखा, दूसरे मतलब है कि पता चला कि यार मिलें बंद हो जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, इवन दो जो है ना हो सकता है वो बताया कि 50 लाख तक बेरोज़गारी इसमें बढ़ सकती है, तो इन्होंने वो उसको वापस लिया। ये गलत पॉलिसीज़ की ही एक नतीजा है ना जी। सर वैसे IMF तो आपकी जो टैक्स चोरी उसको बताता है, जो टैक्स एविजन होती है, आपकी स्मगलिंग होती है उसको बताता है, इसको रोकें। जो रास्ते टैक्स चोरी के हैं उनको बताता है, इन चीज़ों को रोकें। उसके बावजूद आज तक हुकूमत या IMF की वजह से हमारी FBI की मशीनरी, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ कुछ बेहतरी ला सकी हैं उनके अमल दरामद करके। उन पर कोई ये होता है ना, एक वो रास्ता देते हैं, इस रास्ते पर आप चलेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, उस पर वाकई आज तक कोई अमल हुआ है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी तारक साहब, IMF के कहने पे कितनी हम रिफॉर्म्स ला सके, कितनी सलाहत ला सके, क्या हम बेहतरी टैक्स चोरी को रोक सके, स्मगलिंग को रोक सके? देखिए इस मामले में जो उनकी जो मतलब है कि पॉलिसीज़ थी या उनके जो है ना रिफॉर्म्स के हवाले से थे, गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी काम, FBI ने काफ़ी काम किया। इमरान खान की गवर्नमेंट में देखें कि हमारे टारगेट अचीव हुए, ठीक है। FATF की शराइत भी पूरी की गई। काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जब पाकिस्तान 2018 में 156 नंबर पे था, 106 नंबर पे आ गया, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, काम बेहतरी की तरफ तो गए। तो बेसिकली अंडरस्टूड बात है कि पता है कि अगर IMF की जो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, अगर उनको फुलफिल नहीं किया जाएगा तो अगले प्रोग्राम हम कैसे उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक तो जो उसमें चीज़ें हैं, लेकिन अब देखें ना जैसे बात की है कि मतलब डेवलपमेंट लेवी के हवाले से ये 30 रुपये से जो है ना 70 रुपये चले गए, ये लेके जाना है, ये अब हमको नहीं बता रहे। ये सर जी जैसे बात हुई पहले, इनको कैसे लेके वोट के लिए किस तरह जाएंगे? सर जी पॉसिबिलिटी किस तरह टैक्स रिफॉर्म लाएंगे? अभी जो इतना सख्त फैसला आपने किया है IMF के साथ, वोट की जो बात है ना जी, अगर आज के डेट में इलेक्शन हो जाएं तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो है ना जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है ये किसी भी हवाले से कहीं पे एग्जिस्ट कर पाए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हवाले से। और कोई भी हुकूमत IMF के जो शराइत भी पूरी कर सके, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है। ये क्या कहीं हद तक कह सकते हैं आप सारी कंडीशन। और ये देखें कहीं ना कहीं हद तक कोई इशू होता है तो IMF दोबारा जाते हैं और पॉलिसी उनकी नहीं अडॉप्ट की जाती, नहीं माना जाता, तो तभी जाके वो अपने प्रोग्राम को डिले करते हैं किसी भी हवाले से। उमर साहब बता रहे थे सियासी बन गया है उनकी, तो उनको पता है इनको कर्जे देंगे, इनको नीचे रखना है, कर्जा लेना तो उनको मसला ही नहीं है। सर देखें ना अभी और हमारे लोगों का सियासतदानों को मसला डॉलर को बाहर लेके रखना है, उनको पता हमारा पैसा हमारे मुल्क में वापस आ जाएगा। देखिए अभी इन्होंने कल जो है ना एक IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है ना आउटलुक इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना 3.5% रखने की वो बात की है। चलो उमर साहब हम तो ले लेते हैं प्रेस रिलीज। जी उमर साहब, जब IMF की जो प्रेस रिलीज आई है मौजूदा, अब जो उन्होंने कहा है, अब
तकाबली जायजा करें ना पीटीआई का उन्होंने लीग अब देखिए जी, प्रेस इत्तेहादी रिलीज हुकूमत जो का। लेटेस्ट है ये वो गौर करने वाली है। वो मुझे लगता है मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो सागडार पर तनकीद की है उसके नतीजे में आई है। तो उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने जो पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया या इस मरतबा 10 रुपये लेवी जो इस महीने लगानी थी नहीं लगाई, ये हमसे कंसल्ट किए बगैर लगाई है। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस कि वो हमारे बिल्कुल माइक्रो लेवल के अब ये आपस की लड़ाई ना करें। हम एक देखिए आपको मतलब एक बात एक बात तो बता, समझ आएगी, जो IMF की उन्होंने शौकत तरीन ने अपना टैक्स अहदाफ बढ़ा दिया था अवाम को रिलीफ देने के लिए, अब कौन सा अहदाफ है? यही बात है कि अभी ये जो अहदाफ है ना, अभी मसला क्या देखें, आप पाकिस्तान का इस वक्त अहदाफ पूरे नहीं होंगे, ये आपको आप बड़ी मैं क्लियर, ये पहला क्वार्टर तो इसलिए पूरा हो गया क्योंकि सर, वो तो आपने पिछले गोशवारे साल आए थे, के- नहीं, उनमें रद्दो बदल जो नहीं, स्लैब बढ़ाई ये गड़बड़ आपने की उस देखे वजह से। जो इसमें आए ना गोशवारे में, इसमें आया पिछले साल का सन 2022 का जून क्वार्टर का टैक्स ज़्यादातर आता है, वो एडवांस टैक्स की एडवांस शक्ल टैक्स। में हमें आता है। वो तो चूँकि मुनाफे बुक हो गए हुए हैं। ये देखिए, ये हकीकत है कि 30 जून 2022 में पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर को रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में शुदा कंपनी को 1300 अरब रुपए की आमदन हुई है। 1300 अरब जो खाते छपे हुए हैं, अब उसका तो टैक्स आना ही आना था। 2021 में भी लिस्टेड कंपनी 1000 अरब रुपए का देखिए, ये तो मुनाफा मैं कह रहा कमाया हूँ, था। ये असल ये बात कोई नहीं बता रहा कि पाकिस्तान सही पाथ पे था और रिकवरी की तरफ जा रहा था। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया ना, उसके बाद उसकी बात से आप देखिए, वो बदएतमादी फैली। इकानमी में सबसे बड़ा मसला ये अनसर्टेनिटी है। अगर इकोनॉमी में आपने ये मुझे 10 साल का रोड मैप दे दिया कि तुझे इतना टैक्स लगना, ये होना, ये इकोनॉमी बिल्कुल ठीक चलेगी। लेकिन अगर आपने यकदम एक बीच में डिज़ास्टर एक्सीडेंट कराया है, उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी बदल दी है, तो आपको तो देखें जिन कंपनियों अगर को हमारा हदफ 6150 अरब रुपया पूरा हुआ, इसका मतलब इकोनॉमी हमारी ठीक थी। ठीक, बिल्कुल ठीक थी। नहीं, फिर हदफ तो 5830 का था, आपकी इकोनॉमी 6% ग्रो की, आपने उससे भी ऊपर चले गए, तो फिर हमारी इकोनॉमी की सिमत दुरुस्त थी। बिल्कुल दुरुस्त थी। इसका मतलब फिर जो शोर शराबा डाला गया वो अवाम को देखिए, अगर बेवकूफ अप्रैल में बनाने आप के लिए, चेंज ना करते, अवाम को अहमक बनाने हाँ, के नहीं, लिए ये सारा परसेप्शन दिखाया गया। एक कुछ हम लोग ना अल्लाह, कुछ हम ऐसे प्लानिंग करते हैं लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और होती है। ये रजीम चेंज पर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। मैं आज इस चीज़ के ऊपर समझता हूँ कि अगर ये ना होता तो शायद अगला इलेक्शन ये पार्टियाँ बेहतर परफॉर्म ये कर जो प्रेस जाती। रिलीज अब दी है उसके मुताबिक सर्वाइवल है आगे, अभी या फिर हम तो डिफॉल्ट की देखिए, तरफ जा अब रहे हैं? मेरा मुल्क और मेरे अवाम जो है वो मज़ीद कुर्बानी नहीं दे सकते। आपने उनके ऊपर तो मुश्किल फ़ैसलों का बोझ लाद दिया, अब कुर्बानी बारी है, जहाज़ी साइज़ की काबीना छोटी करें, ये अपने खर्चे कम करें, अपने जो फेडरल हुकूमत के खर्चे हैं प्रोविंशियल में देखें। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, ये तमाम हुकूमतों को, जहाँ पर PTI की भी हुकूमतें, उनको बचत का स्कीम बनानी पड़ेगी, पैसे बचाने पड़ेंगे। आप मज़ीद आवाम नहीं दे सकते। आइंदा चंद माह में मुआशी हालत आप किसान देंगे? सर देखिए, अगर आपकी ये 18 रुपये या 20 रुपये की रोटी 25 के ऊपर चलेगी तो आवाम के पास तो बिल्कुल खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। और ये जो आगे, मैं बिल्कुल आपको बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत प्लानिंग नहीं करी, गंदम के अंदर आगे स्केर्सिटी नज़र आ रही है। हमारी तो फसलें तो इस्लाब की इतनी बड़ा डिज़ास्टर है। प्रोग्राम का टाइम असल में कम होता है। मैं चाहता हूँ, ये कोविड में इमरान खान साहब ने दूसरे मुल्कों से क्या मदद ली, क्या फ़ायदे करवाए पाकिस्तान के, अब सैलाब की सूरत हाल है, तो अब हुकूमत ने क्या फ़ायदे करवा रही है, इसमें कोई तकाबली जायजा थोड़ा सा करें। ये बड़ा है, अपने बड़ा टू द पॉइंट। कोविड के दौर में इमरान खान ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वो सारी दुनिया में आउट क्लास थी। दुनिया में IMF के अपने जायजे में कहा कि सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी पाकिस्तान की कोविड के दिनों में थी। उस बंदे ने पाकिस्तान के कारखाने लॉकडाउन नहीं किया, उसको पता था ये गरीब मुल्क है, एक दफ़ा लॉकडाउन हो गया ना तो लोग फाकों से मर जाएंगे, उसने लॉकडाउन नहीं लगाया। उसकी उन नतीजे में वो तो आवाम सर्वाइव कर गई, उसमें उसके नतीजे में अब जो नहीं, मैं आपको बता, उसके नतीजे में उसने IMF और वर्ल्ड बैंक से तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की इमदाद भी ली, जिसको लोन नहीं थी, और टर्फ लोन उसने तब दिया, और 1000 से ज़्यादा तो टेक्सटाइल का कारखाना लगा। जून तक ये पोजीशन थी कि फैसलाबाद में लूम का मजदूर नहीं मिलता था। इस वक्त सारा लूम का मजदूर, सारा का सारा फैसलाबाद बेरोज़गार हो गया, वो बंद हो गई हैं। ये देखना पड़ेगा, इस हुकूमत को समझना पड़ेगा कि अब इनको भी जो ये सैलाब की इतनी बड़ी आफत हम पर आई है, ये अपना केस प्लीड करे जाके इंटरनेशनल फोरम से, पाकिस्तान के सारे कर्जे 4 साल या 5 साल के लिए कम अज़ कम मौखर कराएं, और ये IMF से रियायतें लें। मुझे लगता है कि इसाकदार ज़रूर इसमें कुछ कामयाब भी होगा। ये बात नहीं है कि वो भी सियासी स्कोरिंग के लिए
मुझे लग रहा सर है। लेकिन उसका ये मैं अगर सियासी स्कोरिंग ना रखे, उसका रिलीफ फिर आवाम को भी दे। अच्छा, जितने भी सख्त हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने सख्त फैसले जिनका बार बार हुकूमत कहती रही है, को IMF से उनको कोई ताल्लुक था? सर देखिए, सख्त फैसले आप किन को कहते हैं? आपने अवाम के ऊपर जो बोझ लादा है उसको सख्त फैसले करें। असल सख्त फैसला क्या है? असल सख्त फैसला ये है कि तमाम सियासतदान अपना बैरून मुल्क पड़ा हुआ पैसा वापस लाएं। ये उनके लिए सख्त फैसला है। सख्त बड़ा फैसला ये है, नहीं जो है। लोग टैक्स नेट में नहीं ला- है, ये जो शराबी टैक्स चोरी नहीं रोके देती, बिल्कुल उनको ये सख्त फैसला है। ये थोड़ी, ये तो मैनेजमेंट के फैसले थे जो इन्होंने गलत किए हैं। 60% पहले आवाम जो मिडिल क्लास है, जिस तरह आप बता रहे थे, वो नीचे जा सख्त फैसला उनको 35% में लाने का वो तो मंसूबा था। 50% अब तक रहेगी, 10% तो आ गया। तो यही सख्त फैसला है ना, आवाम को मारने का। या तो फिर इस्लाहात लेके आए, रिफॉर्म से लेकर आए, वो सख्त फैसले करें। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे और जो दे सकते हैं वो नहीं दे रहे, उनको नेट में ला सख्त फैसले मैंने तो आपको बताया, पाकिस्तान से जो 200 अरब डॉलर अच्छा, चोरी अवाम हो भी, गया उमर है साहब, वो वापस लाएं। अवाम भी कुछ इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है। अवाम को सर सादगी अपनाने की बड़ी सख्त जरूरत है। अवाम ही सादगी, उमर साहब, अवाम तो पहली सादगी नहीं है सर, बेचारी, ये किसी के देखिए, पास जूती नहीं है पहनने के लिए, किसी वो के आप पास फिर वही कपड़े बात नहीं है। करें, आपकी मैं बात से एग्री हूँ कि उस 35% के ऊपर उनको तो सब्सिडी देनी है, उन पर नहीं हमने कभी भी जुल्म करना। सही है। लेकिन जो हमारे पास ये हम कर रहे हैं ना, ये जो अशराफिया जिसे कहते हैं, इस वक्त अशराफिया को कुर्बानी देने की जरूरत है। वो 5% है और 95% पाकिस्तान की मालिक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं आप। अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन उमर साहब, एक बंदा जिसकी जो 10,000 या 15,000 रुपये कमा रहा है, सर, वो उससे भी तो पेट्रोल नहीं, 225 रुपये का सर, डलवा रहा है। एक बंदा जो वो टारगेट लाखों रुपए कमा रहा है, वो भी उतने का सर पेट्रोल मैं डलवा ये रहा तो गुजारिश है। जुल्म तो है, फिर ये देखिए, दिस इज इंसाफ के ये तो तकाजे जुल्म है, जी। ये तो जुल्म है। इसका हम कब से कह रहे हैं कि कम से कम पेट्रोल पंप्स में डिवीजन कर दें, कि पेट्रोल पंप जो मोटरसाइकिल वाला है उसके अलग कर दें, उनके रेट से 150 कर दें। जो मेरे जैसा अगर बड़ी जीप चलाता है, उमर साहब, प्रोग्राम टाइम का काम है। IMF का कोई मुतबादल भी है पाकिस्तान IMF के का पास? मुतबादल सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस हुकूमत पर एतबार नहीं करते। सिर्फ मुतबादल वो है। सिर्फ मुतबादल देखिए, मैं आपको है, IMF का मुतबादल है सर। आप देखिए, आप बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020 में भी 0.5% थी, फिर 21 में 0.7 हुई, फिर 0.6% होगी। ये है ख़तरनाक बात। ये असल बात ये थी कि पाकिस्तान में FDI की ज़रूरत है, जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो अभी मुझे नहीं लगता कि गैर मुल्की हमारे मुल्क में खुश होकर करेंगे। हाँ, गैर मुल्की पाकिस्तानी को इंसेंटिव दें, वो लोग खुश होकर करेंगे, बजाय इसके उनके पड़ी हुई जायदादों को टैक्स लगाने के पाकिस्तान में, जिसका कोई पाकिस्तान की टैक्स नेट से ताल्लुक नहीं है। उसकी बजाय उनको आमादा करें, यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ पर एक गैर मुल्क आगे एक इंडस्ट्री लगाता है, कारखाना लगाता है, तो 40 इदारे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो सर, अगर वो उनसे जान छुड़ाता है तो टैक्स वालों को पकड़ लेते हैं। देखिए, अगर आपने ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करनी, फिर आपका ये प्रोग्राम करना या पाकिस्तान में हमने वावेला किस बात पे करना है? सही कह रहे हैं। यही वाहिद मैं आपको बताऊँ, देखें, अगर इस वक्त पाकिस्तान गैर मुल्की चाहे ना, अभी गुलबर्ग के वाल्टन एयरपोर्ट की ज़मीन खरीद ले सारी, तो पाकिस्तान को $2 बिलियन मिल जाता है। ये हाल है हमारे पास। इस्लामाबाद के 4 सेक्टर बिक जाए, वहाँ से $5-7 बिलियन मिल जाता है। इसकी तरफ हुकूमत ब्यूरोक्रेसी बड़े बड़े घरों में बैठी है, वो किराए पे दे दें, खत्म कर या दें। आवाम को बड़े हमारे जो अशराफिया है, जो 90 पैसे वाले, उनको DCA पार्टनर बनाए, जो आप खसारे में डाले। पाकिस्तान के हर जिले में 90 कनाल का DC हाउस और SP हाउस आज भी मौजूद है। वो कि उसकी क्या जरूरत रहेगी? ये अगर यही हमारे हल है, इसको मैं सादगी कहता हूँ। सादगी ये नहीं है, उन लोग बिजली फ्री है, सारी खत्म करें, वो उनका खमियाजा आवाम क्यों भुगते हैं? 35,000 तनख्वाह वाला खुद ही बिजली का बिल देता है, पेट्रोल डलवाता है, और जो एक DCO जिसके लिए तनख्वाह भी लाखों में है और उसके लिए सहूलतें भी बेशुमार हैं। 2-4 गाड़ियाँ उसके प्रोटोकॉल की हैं। 2-4 नहीं, 6 गाड़ियाँ एक DCO के पास है। तारक साहब, आप क्या कहेंगे? किस तरह हम देखो IMF से जान छुटकारा, जिस तरह उमर साहब कह रहे थे, मुतबादल है ओवरसीज, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में मुतबादल है? हमारे जो एक्सपेंसेस है ना जी, गवर्नमेंट लेवल पे, फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, किसी भी हवाले फौज जफर मौज है जो, किसी भी हवाले से देखें, इसमें सारी बातें हो रही ना जी। लफ्ज़ आपने खतरनाक इस्तेमाल इसमें चाहे कोई भी है, किसी भी हवाले से, जब तक सर जी हमारे एक्सपेंसेस जो है ना हम कम नहीं करेंगे, अंडरस्टूड बात है कि सर जी हम अपने अहदाफ को मीट नहीं कर पाएंगे। ये इसमें दो राय कोई नहीं है किसी भी हवाले से। जी तारक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उमर इकबाल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। जो हुकूमत ने सख्त फैसले किए, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी, ऐसा कोई मुआहदा नहीं था। शराइत ज़रूर होती हैं, लेकिन शराइत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 5,829
25 अरब का जो हदफ था उसको 6150 अरब किया, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ दिया गया। पेट्रोल की कीमतें रुकी रहीं, बिजली की कीमतें रुकी रहीं। आज जिनका हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत वावेला कर रही है कप्तान की वजह से, ये सारी महंगाई का नज़ला आवाम पर है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने मुआहदा देखा, IMF के जो शराइत थी वो स्क्रीन पर मौजूद हैं, वो चल रही हैं, आप उनको देख सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं उनको देख के समझ सकते हैं असल में मसाइल क्या हैं। लेकिन इस मुल्क के लिए हम सबको मिलकर टैक्स भी देना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की में हम सबको किरदार भी अदा करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।